हेलो एस्पिरेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व। तो लेटेस्ट आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के जो गोल्ड रिजर्व है अब 102.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। लास्ट टिकट की बात करें तो ये 7% थे फॉरेन रिजर्व में, अब जो है 7 से 15% तक बढ़ गए हैं। आरबीआई का इसमें क्या रोल है फॉरेन रिजर्व में? तो आरबीआई इंडिया की प्राइमरी अथॉरिटी है जो फॉरेक्स मैनेज करता है। मतलब आरबीआई डिसाइड करता है कि कौन से फॉरेन करेंसी एसेट जो है खरीदने चाहिए या होल्ड करने हैं, या फिर गोल्ड का कितना पोर्शन रखे, एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई इज आरबीआई इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व। तो पहला रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि आरबीआई अपने जो फॉरेन करेंसी एसेट है उसके बेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। मतलब यूएस डॉलर की ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहती है, क्योंकि अगर सिर्फ डॉलर होगा तो किसी भी करेंसी के क्रैश होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर गोल्ड के साथ मल्टीपल करेंसीज होंगी तो रिस्क कम होगा। सेकंड है रिस्क मिटिगेशन। करेंसी वॉलेटिलिटी और रिवैल्यूएशन रिस्क के से प्रोटेक्शन के लिए भी जो आरबीआई है वो इस तरीके से रिजर्व जो गोल्ड है उसको रिजर्व करने की जो है परसेंटेज बढ़ा रहा है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से करेंसी वॉलेटिलिटी भी जो है हमें करेंसी वॉलेटिलिटी के लिए भी ये जो है बेनिफिशियरी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यूएसडी की वैल्यू गिरती है तो इंडिया के जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिजर्व है उसकी वैल्यू भी कम होती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे गोल्ड और मल्टीपल करेंसी अगर हमने रखी होगी तो उससे क्या होगा कि जो लॉस होगा उसका इम्पैक्ट कम होगा। थर्ड है हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यानी कि गोल्ड को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज या प्रोटेक्शन के रूप में रखा जाता है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व है उनकी परचेजिंग पावर सेफ रहे, चाहे इन्फ्लेशन ज़्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर गोल्ड को स्टोर करते हैं तो उसके साथ में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो पहला होता है रिड्यूस लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि गोल्ड को अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और कॉस्टली भी है, जबकि फॉरेन करेंसी एसेट जल्दी और इजीली लिक्विडेट किए जा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है ज़ीरो यील्ड। यानी कि गोल्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता, जबकि बॉन्ड डिपॉजिट्स या डॉलर रिजर्व इनसे क्या होता है, इनसे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बेसिकली गोल्ड में कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है। इस मतलब इंटरेस्ट के टर्म्स में। ठीक है। बाकी अदर तो है ही। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड सिक्योरिटी कॉस्ट। फिजिकल गोल्ड को सिक्योर स्टोरेज में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक या ओवरसीज वॉल्ट में स्टोरेज या इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, ये इन सब में क्या होता है, इन सब में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। तो यानी कि इसकी जो स्टोरेज है वो कॉस्टली होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर आते हैं। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में मेनली 4 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है। और जिसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है एफसीए, मींस फॉरेन करेंसी एसेट। ये फॉरेन करेंसीज में रखे गए एसेट्स होते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन। ये मोस्टली बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो रिजर्व है, ठीक है, ये जो हमने अभी करेंसी का हम जो रिजर्व देख रहे हैं, इसके जो कंपोनेंट हम देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, इसमें मेजर पार्ट किसका होता है, एफसीए का होता है, एंड उसके बाद जो गोल्ड का होता है, एंड देन हमारा एसटी, एसडीआर, आरटीपी, ये सब आता है। तो सेकंड आता है हमारे पास गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व में अगर देखो तो आरबीआई के पास फिजिकल गोल्ड भी एज अ रिजर्व होता है। गोल्ड का यूज़ डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इन्फ्लेशन हेज हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है होल्डिंग विद आईएमएफ। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि एक कंट्री के आईएमएफ के पास जो फाइनेंशियल एसेट्स या फंड रखे हुए हैं उनका टोटल अमाउंट ही होल्डिंग विद आईएमएफ होता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एसडीआर। एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में देखूं तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ ने कंट्री के लिए क्रिएट किया है। ठीक है। ये करेंसी नहीं है, ये क्लेम है ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज। यानी कि
अगर बात करें तो एसडीआई खुद में करेंसी नहीं है, ये रियल कैश या कॉइन नहीं है, ये एक अकाउंटिंग एंट्री क्लेम्स पेपर एसेट है जो आईएमएफ के रिकॉर्ड में होता है और ये इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट है। इन सिंपल टर्म अगर मैं इसको लेमैन में समझूँ तो एसडीआर इज़ लाइक इज अमेजोन कूपन, जो एक्चुअल में पैसा नहीं होता है बट हम उनको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब एसडीआर का पर्पज़ क्या है, तो कंट्री के फॉरेन एसेट को सप्लीमेंट करता है और आईएमएफ के मेंबर के बीच लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। मतलब अगर किसी कंट्री के पास कैश या डॉलर कम है तो आईएमएफ के थ्रू एसडीआर यूज़ करके पैसे को अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज़ को एसडीआर एलोकेट करते हैं और कंट्री के बैलेंस शीट में एसडीआर अकाउंट क्रेडिट होता है। जब भी ज़रूरत हो तो एसडीआर को डॉलर, यूरो या येन, पौंड, रिनमिनबी और या इन चीज़ों में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिजर्व ट्रांची पोजीशन। अब ये क्या है, तो आरटीपी बेसिकली मेंबर के कोटा और आईएमएफ के पास उसकी करेंसी होल्डिंग के बीच का डिफरेंस है। अभी इस लाइन को हम नीचे डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो आरटीपी आईएमएफ में इंडिया का जो पैसा है, बेसिकली आरटीपी क्या है, आईएमएफ में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया में आईएमएफ में इंडिया का जो पैसा है जिसे इमीडिएटली निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमें इमरजेंसी में कैश की ज़रूरत होती है और हमारे पास बैंक में एफडी होती है। ठीक है, सिमिलरली आरटीएफ क्या है, आईएमएफ में इंडिया का वो पैसा होता है जिसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में इमीडिएटली विथड्रॉल कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं होती है। विदाउट स्ट्रिक्ट कंडीशन इसका विड्रॉल इमीडिएटली किया जा सकता है। ये इंडिया का ओन कंट्रीब्यूशन है, बिना किसी कंडीशन के निकाल सकते हैं इमरजेंसी में और ये हाईली लिक्विड होता है। मतलब अगर इंडिया चाहे तो ये पोर्शन आईएमएफ में कभी भी इमीडिएटली विड्रॉ कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी एक लाइन जो हमने फर्स्ट में पढ़ी थी, मेंबर के कोटा और आईएमएफ के पास उसकी करेंसी होल्डिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले मेंबर का कोटा क्या है, ये कोटा एक्चुअल में है क्या। तो सिंपल टर्म्स में इसको समझते हैं कि कोटा एक मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट है आईएमएफ के साथ में। मतलब कि कोटा एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें इंडिया ये मानता है कि मैं आईएमएफ का मेंबर हूँ, मेरी इकोनॉमी का जो साइज़ और स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मैं एक फ़िक्स कोटा मेरा एक फ़िक्स कोटा होगा, मान लो कि $13 बिलियन। ठीक है, आईएमएफ रूल के अंडर अगर आईएमएफ को ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगा, वो आईएमएफ मेरी करेंसी या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है अगर इसको हम समझे जैसे शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो गए या क्लब मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ही आईएमएफ में क्या होता है कि इंडिया, मान लो इंडिया का इसमें इंडिया ने एग्रीमेंट किया आईएमएफ के साथ में और उसने आईएमएफ को बोला कि भैया जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरी करेंसी या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और मेरा जो इसमें कोटा होगा वो $13 बिलियन तक होगा। ठीक है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कब आता है, पैसा तब आता है जब आईएमएफ एक्चुअली कोटा को यूज़ करता है। मतलब पहले कोटा जो है पहले से फिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो गया कि अच्छा $13 बिलियन जो डॉलर है वो इंडिया की कैपेसिटी है। तो आईएमएफ जब लेंडिंग करता है तो आईएमएफ कुछ मेंबर कंट्रीज़ की करेंसी यूज़ करता है, तब ये एक्चुअल में इस पैसे की मूवमेंट करता है। ठीक है, इन शॉर्ट कि मेंबर का जो कोटा है वो आईएमएफ के साथ कंट्री का टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट बोलो या कैपेसिटी बोलो या फिर इसको शेयर बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आईएमएफ की करेंसी होल्डिंग। अब ये क्या है, इसको सिंपल टर्म्स में बोले तो कोटा का वो हिस्सा जो आईएमएफ ऑलरेडी यूज़ कर चुका है करेंसी, कंट्री की करेंसी के फॉर्म में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है यानी कि जो गैप होता है वही आरटीपी होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का कोटा कितना है, जैसे हमने फर्स्ट बोला कि $13 बिलियन। अब आईएमएफ में इंडिया की करेंसी होल्डिंग यानी कि डिपॉजिट कितना है, 10 बिलियन जो डॉलर है वो डिपॉजिट है। यही करेंसी होल्डिंग, यही $10 बिलियन जो करेंसी होल्डिंग है ये आईएमएफ यूज़ कर चुका है। ठीक है, कोटा कितना है, 13 बिलियन है, लेकिन आईएमएफ ने यूज़ कितना कर लिया, 10 बिलियन यूज़ कर लिया। अब ये डिफरेंस कितना है, 3 बिलियन। ये जो 3 बिलियन है ये अभी आईएमएफ के पास फिजिकल या लिक्विड फॉर्म में नहीं है और यही आरटीपी है।
नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम 2021 RBIOS 2021। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो एक्चुअली RBIOS 2021 के अंदर सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनको भी ये जो है इसकी अंडर लाया गया है। अब इस ये जो पूरी की पूरी स्कीम है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आती है। मतलब आरबीआई के ग्रीवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म में अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी कवर होंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? RBIOS का मेन गोल क्या है? तो इसका मेन गोल है कस्टमर को रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का एक फास्ट चीप एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, यानी कि जल्दी से कंप्लेंट सॉल्व हो, फ्री या नॉमिनल कॉस्ट पे सॉल्व हो, या फिर एक्सपीडिशियस यानी कि सिंपल प्रोसीजर या फिर ज़्यादा पेपर वर्क ना हो। ठीक है, अब इसके अंदर कवरेज देखें तो इस स्कीम के अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल एंटिटी कवर होंगी। तो पहली जो देखें तो बैंक्स होंगे, ऑल कमर्शियल RRB होंगे, ऑल कमर्शियल बैंक्स होंगे, RRB होंगे, स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का होगा। दूसरा इसमें NBFC होंगी। कौन सी NBFC होंगी? जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या जो कस्टमर इंटरफेस है जिनका एसेट जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वो इसके अंदर नहीं आएंगी। तीसरा क्या कवर होगा इसमें? सिस्टम पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है? ये वो सब एंटिटीज़ होती है जो पेमेंट को इनिशिएट, प्रोसेस, क्लियर, सेटल या सपोर्ट करती है। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के इकोसिस्टम का ये सारा का सारी जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो पार्ट होते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो जो भी पैसा जो है किसी को सेंड किया जाता है या फिर रिसीव किया जाता है या सेटल किया जाता है, इसकी जो पूरी चेन है, ठीक है, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आते हैं वही क्या कहलाते हैं? पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी इसके अंदर आएंगे जो पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं अंडर जो हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है। अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे सिबिल, इक्विफैक्स एक्सेट्रा। अब ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनी है वो क्या होती है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस का क्रेडिट डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, बैंक्स, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन लेती है। ठीक है, और उस डेटा को प्रोसेस करती है, एनालाइज करके उसकी क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है और क्रेडिट स्कोर्स बनाती है। सिंपल बोलूँ तो CIC क्या है? ऐसी कंपनी है जो आपकी लोन रीपेमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं NBFC कितनी तरीके की होती है। NBFC मेनली 2 टाइप की होती है। एक होती है डिपॉजिट टेकिंग NBFC जो कस्टमर से पैसा एक्सेप्ट करती है, जैसे बैंक का डिपॉजिट होता है। ठीक है, दूसरी होगी कस्टमर इंटरफेस NBFC, वो पैसा डिपॉजिट नहीं लेती है लेकिन वो डायरेक्टली कस्टमर से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, लाइक लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस इनके थ्रू। ठीक है, मतलब कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होने वाली जो NBFC है वो इस स्कीम के अंदर एप्लीकेबल होंगी। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ओल्डर स्कीम की। RBIOS ने 3 अलग अलग एम्बर्समेंट स्कीम को मर्ज किया है। पहली है बैंकिंग एम्बर्समेंट स्कीम 2006, दूसरी एम्बर्समेंट स्कीम फॉर NBFC 2018, थर्ड है एम्बर्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। मतलब एक ही मैकेनिज्म होगा अब, वन स्टॉप ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, नेक्स्ट RBI एम्बर्समेंट स्कीम को वन नेशन वन एम्बर्समेंट बना दिया गया है जिसमें जुरिस्डिक्शन का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है, यानी कि जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल होगी। मतलब क्या है इसका? कि कंप्लेनेंट को स्टेट या बैंक लोकेशन के बेसिस पे रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनेंट इंडिया के किसी भी पार्ट से जो है कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। पावर क्या होगी एम्बर्समेंट के पास? तो कंपनसेशन 20 लाख तक वो अवॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि दिला सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर कंप्लेनेंट के टाइम को भी वेस्ट किया गया है, एक्सपेंसेस हुए हैं या मेंटल डिस्ट्रेस या हरेसमेंट हुई है तो उसके लिए 1 लाख तक का एक्स्ट्रा कंपनसेशन होगा। तो इन शॉर्ट 21 लाख टोटल कंपनसेशन मिलेगा कंप्लेनेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ की टर्म्स है उसको देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या है? हालांकि हमने जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इसका पेज 365 का, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है, बट स्टिल हम इसको फिर से कर लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा।
तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ क्या है? तो आरबीआई का ये एक मॉनेटरी टूल है जो बैंक से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है, मतलब बैंक का एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास आ जाता है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके के कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो ये जो है FRRR यानी कि फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो को रिप्लेस्ड करता है, ठीक है। पहले जो कॉरिडोर का फ्लोर था वो क्या था? FRRR था। अब उसकी जगह पे क्या होगा? SDF होगा। ओवरनाइट लिक्विडिटी ऑब्जर्प्शन यानी कि आरबीआई चाहे तो ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकता है, लेकिन ये ओवरनाइट लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट फीचर है इसकी एलिजिबल एंटिटीज़। जो भी LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं वो SDF को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अवेलेबल डेली है, यानी कि हॉलीडेज़ वीकेंड इसमें इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि अगर हॉलीडे है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हॉलीडे भी अवेलेबल है और वीकेंड्स पे भी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है VRRR वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। अब ये क्या है? ये आरबीआई का अब्जॉर्प्शन टूल है, ठीक है। ये भी क्या करता है? एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करता है बैंक के पास से, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं और इंटरेस्ट के बदले ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वेरिएबल रेट जो होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट डिसाइड करता है, फिक्स नहीं होता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्विच ऑक्शन। स्विच ऑक्शन क्या है? तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। स्विच ऑक्शन 2019 में आरबीआई के थ्रू स्टार्ट किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों इसको जो है स्टार्ट किया गया? तो सबसे पहला था कि पब्लिक डेट जो मैच्योरिटी प्रोफाइल है उसको मैनेज करना। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को, इसका मतलब क्या है? मैनेज पब्लिक डेट मैच्योरिटी प्रोफाइल। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटी है उसको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में रिप्लेस करना, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट अपने लोन्स को इस तरीके से प्लान करे कि सभी लोन्स एक ही टाइम पर मैच्योर ना हो, ठीक है। मतलब अगर हम इसका एग्जांपल लो, मान लो कि गवर्नमेंट 3 लोन लेती है, ठीक है। एक लोन है जो नेक्स्ट ईयर मैच्योर होगा, दूसरा लोन है जो 2 साल बाद मैच्योर होगा, तीसरा लोन है जो 3 साल बाद मैच्योर होगा। अब अगर तीनों लोन्स एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाए या एक ही साल में मैच्योर हो जाए तो तीनों का जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट वो मैच्योरिटी पे देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट के पास इतना अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको अगर समझे तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं और मीडियम टर्म्स हो गए या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए। अगर ज़्यादा बॉन्ड्स जल्दी मैच्योर हो रहे हैं तो रीपेमेंट का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ऊपर हमने अभी लोन का एग्जांपल लिया था। इसी तरीके से बॉन्ड्स में भी प्रेशर बढ़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने शॉर्ट टर्म GSEC या टी बिल्स को लॉन्ग टर्म में शिफ्ट करती है, जिसे स्विच ऑक्शन कहते हैं। यानी कि ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सिंपल टर्म में समझो तो स्विच ऑक्शन क्या है? गवर्नमेंट पुराना उधार जो ओल्ड बॉन्ड है उसको वापस लेकर उसकी जगह पे नया उधार या नया बॉन्ड दे देती है। मतलब पुराना लोन वापस लो, नया लोन पकड़ा, तो ये वाला सिस्टम है, ठीक है। गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो गवर्नमेंट के पास ओल्ड जो GSEC होती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो जल्दी मैच्योर होने वाली होती है, उसके लिए वो स्विच ऑक्शन करती है, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टर से कहती है कि तुम अपना पुराना बॉन्ड मुझे दे दो और इसके बदले ये नया और लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसको ले लो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा तो ये है कि जो रीपेमेंट का प्रेशर है वो कम होता है, एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़ता है। दूसरा, डेट मैनेजमेंट भी स्मूथ होता है, यानी कि लोन इवनली स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने लोन वाला एग्जांपल दिया था कि एक ही अगर तीनों लोन एक ही साल में मैच्योर हो जाए, ठीक है। अब लोन क्या हो गया? इवनली स्प्रेड हो गया। अब थर्ड होता है इसका बेनिफिट, फिजिकल स्टेबिलिटी भी बनती है, यानी कि बजट पे सडन शॉक नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये सारा प्रोसेस अगर हम देखें तो ये कैसे होता है? तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है ई-कुबेर पोर्टल पे वाया स्विच ट्रांजैक्शन मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है। ई-कुबेर जो पोर्टल है आरबीआई का कोर बैंकिंग या पेमेंट एंड सेटलमेंट प्लेटफॉर्म है। इसी कुबेर प्लेटफॉर्म पर स्विच ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स होता है। इस मॉड्यूल में सोर्स सिक्योरिटी, यानी कि सोर्स सिक्योरिटी वर्ड इसमें जो लिखा है उसका मतलब है ओल्ड
गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओल्ड सिक्योरिटी का सेल, यानी कि जो सोर्स सिक्योरिटी है, सोर्स सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, ओल्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका सेल, और डेस्टिनेशन सिक्योरिटी का मतलब है नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज। वो एक ही कंबाइंड ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं को लेंडिंग नॉर्म्स या को लेंडिंग अरेंजमेंट की। ये क्या है, तो रिसेंटली आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसी के बीच को लेंडिंग अरेंजमेंट के लिए रिवाइज्ड या नए रूल्स इशू किए। मतलब आरबीआई ने पहले से ही चल रहे ये जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से ही चल रहा था, लेकिन इसमें क्या किया आरबीआई ने, कुछ रूल्स को अपडेट किया ताकि बैंक और एनबीएफसी मिलकर लोन देने के जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा सेफ और रेगुलेटेड ढंग से यूज़ करे। डेफिनेशन इसकी समझते हैं, को लेंडिंग जो एग्रीमेंट है वो क्या है, तो अरेंजमेंट, को लेंडिंग अरेंजमेंट क्या है, तो को लेंडिंग का मतलब है दो लेंडर्स मिलकर एक ही कस्टमर को लोन देते हैं। सिंपल टर्म में समझो इसको कि एक बैंक है, मान लो एसबीआई, और दूसरी तरफ एनबीएफसी, मान लो बजाज फाइनेंस, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, साथ में मिलकर किसी एक फार्मर को, या फिर एमएसएमई हो गया, या फिर कोई और बोरर ले लो, स्मॉल बिजनेस, ठीक है, उसको लोन देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सीएलए के अंडर एक रेगुलेटेड एंटिटी जो कि बैंक होगी, ठीक है, और जो किसी दूसरी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ मिलकर, जो क्या हो सकती है, एनबीएफसी हो सकती है, वो क्या करेंगे, बोरर को लोन देती है, लेकिन आरबीआई के प्रूडेंशियल रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब बैंक और एनबीएफसी मिलके एक ही बोरर को लोन दे सकती है, पर रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी जैसे जो सेफ्टी रूल्स है उनका पूरा ध्यान भी रखेगी, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या है इसमें, तो पहला है मिनिमम शेयर, हर बैंक या एनबीएफसी का लोन कम से कम 10% का हिस्सा अपने पास रखना होगा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर लोन दे रही है तो उस लोन का कम से कम 10% वो अपने पास रखेगी, ठीक है। मतलब कोई भी लेंडर पूरा लोन का रिस्क किसी और पर नहीं डाल सकता है, अगर हर लेंडर को थोड़ा सा रिस्क खुद लेना पड़ेगा ताकि इरिस्पॉन्सिबल लेंडिंग ना हो, ठीक है। दूसरा आता है पीएसएल स्टेटस, अगर लोन प्रायोरिटी सेक्टर का है तो को लेंडिंग में हर लेंडर अपने हिस्से का लोन जो होगा उसको पीएसएल के अंडर काउंट कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि जैसे एग्रीकल्चर या एमएसएमई लोन में बैंक और एनबीएफसी दोनों अपने शेयर के अकॉर्डिंग पीएसएल टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आता है इसमें यूनिफॉर्म एसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफॉर्म एसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब है कि अगर को लेंडिंग में से कोई एक लेंडर, क्योंकि को लेंडिंग एक पर्सन तो यह एक एंटिटी तो नहीं कर रही है, या तो बैंक या एनबीएफसी, इस तरीके से हो रही है, यानी कि उसमें दो एंटिटी होनी चाहिए। तो को लेंडिंग में से कोई एक लेंडर लोन को अगर एनपीए डिक्लेयर कर देता तो बाकी सभी को लेंडर्स को भी उस लोन को एनपीए मानना पड़ेगा। मतलब को लेंडिंग अरेंजमेंट में एक ही लोन होता है, बस लेंडर्स मल्टीपल होते हैं। अगर लोन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और एक लेंडर उसे एनपीए ट्रीट कर देता है तो दूसरे लेंडर्स ये नहीं बोल सकते कि हमारे हिस्से का लोन ठीक है, ठीक है। सभी लेंडर्स को सेम एसेट क्लासिफिकेशन फॉलो करनी पड़ेगी ताकि लोन क्वालिटी में मैनिपुलेशन ना हो, रिस्क को हाइड ना किया जा सके और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिन बना रहे। सिंपल भाषा में बोलें तो एक लोन होगा, एक ही एनपीए स्टेटस होगा, सब लेंडर्स के लिए सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर एक ऐसी एंटिटी होती है जो कस्टमर से आने वाली पेमेंट को कलेक्ट या एग्रीगेट करती है और मर्चेंट तक पहुंचाती है, चाहे पेमेंट फिजिकल हो या ऑनलाइन इंटरफेस के थ्रू हो, गुड्स हो या सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए हो, ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर कस्टमर और मर्चेंट के बीच का मिडल मैन का काम करता है। कस्टमर पैसा देता है, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर उस पेमेंट को हैंडल करता है और फिर मर्चेंट के अकाउंट में सेटल कर देता है। इससे मर्चेंट को क्या होता है, इससे मर्चेंट को अलग अलग पेमेंट सिस्टम से डायरेक्टली डील नहीं करना पड़ता है, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे, पेपाल पेमेंट एग्रीगेटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मर्चेंट के लिए यूपीआई, कार्ड, वॉलेट जैसे मल्टीपल पेमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनको एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर देते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर को कंपनी एक्ट
कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनी के रूप में रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये मेक श्योर आप लोग इसको रिकॉल करो अच्छे से कि पेमेंट एग्रीगेटर को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक कंपनी के रूप में रजिस्टर होना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है, उसका कॉरपोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन प्रॉपर रहे, ठीक है। नए रूल्स के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर को आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना कंपलसरी है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर पेमेंट एग्रीगेटर बैंक नहीं है, जैसे कि फिनटेक कंपनीज हो गई, ठीक है, तो वो बिना आरबीआई अप्रूवल के ऑपरेट नहीं कर सकती है। मतलब आरबीआई से फॉर्मल अप्रूवल या लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो गया है और ये अप्रूवल आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर जो प्रोविजन और उसके अंडर जो बनाए गए रूल्स या गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि कस्टमर के पैसों की सेफ्टी हो, फ्रॉड या मिसयूज ना हो, पेमेंट्स जो सिस्टम है उसमें ट्रस्ट और स्टेबिलिटी भी बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये क्या है, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस एक टेम्प्रेरी लोन होता है जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट और पेमेंट के बीच शॉर्ट टर्म गैप आ जाता है। मतलब कभी कभी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है लेकिन टैक्स या जो दूसरे रिसिप्ट होती है वो उस टाइम पे नहीं आते हैं, ठीक है। इस शॉर्ट टर्म की जो कैश प्रॉब्लम है अगर उसको मैनेज करना है तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई डब्ल्यूएमए के थ्रू पैसा एडवांस करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एडहॉक ट्रेजरी बिल के अगर हम देखें, अनलाइक एडहॉक ट्रेजरी बिल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डब्ल्यूएमए इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिशिएट। मतलब डब्ल्यूएमए सिर्फ एक टेम्परेरी कैश मिसमैच के लिए होता है, यानी कि अब इसको अगर थोड़ा सा और समझे, गवर्नमेंट का बीच में कोई खर्चा आ जाता है, मान लो कोई सैलरी देनी है या फिर किसी लोन पे इंटरेस्ट देना है या पेंशन देनी है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कोई टैक्स नहीं आएगा, कोई दूसरी रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करेगा गवर्नमेंट, क्या करेगी, आरबीआई डब्ल्यूएमए के थ्रू जो है पैसे को एडवांस कर देती है, ठीक है। मतलब ये है कि टेम्परेरी कैश के मिसमैच को फॉलो करती है, मिसमैच के लिए होता है, ना कि गवर्नमेंट के परमानेंट खर्चे यानी कि डेफिशिएट जो होता है गवर्नमेंट का उसको कवर करने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसीलिए डब्ल्यूएमए को डेफिशिएट फाइनेंसिंग नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी कैश की अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि डब्ल्यूएमए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ के लिए भी अवेलेबल होता है। मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका यूज़ नहीं करेगी बल्कि स्टेट और यूटीज़ भी आरबीआई से डब्ल्यूएमए ले सकती है जब उन्हें शॉर्ट टर्म कोई कैश प्रॉब्लम होती है तो। एंड नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएमए की मैक्सिमम लिमिट आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कितना भी डब्ल्यूएमए नहीं ले सकती है, ठीक है, वो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर एक अपर सीलिंग सेट करते हैं ताकि फिजिकल जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। नेक्स्ट आता है इसमें डब्ल्यूएमए देने का जो लीगल अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को देता है, ठीक है। और मतलब आरबीआई का डब्ल्यूएमए देना कोई इनफॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है बल्कि लॉ के अंडर ऑथराइज्ड पावर है। कौन सा लॉ आता है, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, ये आरबीआई को ऑथराइजेशन देता है किसके लिए, डब्ल्यूएमए के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डब्ल्यूएमए बिल्कुल फ्री में नहीं लेती, ठीक है, उसे आरबीआई को रेपो के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब रेपो का मतलब क्या है, रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। हालांकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट डब्ल्यूएमए लिमिट से ज़्यादा पैसा यूज़ करती है, ओवरड्राफ्ट करती है, ठीक है, तो उस पर रेपो रेट से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। मतलब ये है कि ये एक पैनल रेट है, पिनल रेट जिसको हम बोलते हैं, ताकि गवर्नमेंट डब्ल्यूएमए लिमिट क्रॉस ना करे और डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। डब्ल्यूएमए
को लोन लेने की डेट से 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो है रीपेमेंट करना ज़रूरी है। मतलब WMA लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। इससे क्लियरली इंश्योर होता है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है और विद इन 3 मंथ जो है इस WMA को पूरा का पूरा लोन रीपे करना पड़ेगा। यानी कि ये जो WMA है गवर्नमेंट 3 महीने तक ले सकती है, ऐसे नहीं कि 3 साल या 5 साल के लिए ले लेगी। और विद इन 3 मंथ जैसे ही लोन लिया, मान लो आज लोन लिया, आज से 3 महीने काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसी के अंदर उसको रीपे करना ज़रूरी है। 3 महीने के बाद उसको रीपे करने की कोई क्लैरिटी नहीं है।